हेलो माय डियर बच्चा पार्टी, वेलकम बैक। मैं हूं राकेश कुमार वर्मा और सीख रहे हैं आज मेरे साथ आप हिंदी के नवोदय के टॉपिक को बच्चों। जो नवोदय के प्रश्न में आपका हिंदी का जो टॉपिक आता है बच्चों, ये 20 नंबर का आता है। इसके 4 अनुच्छेद आते हैं और चारों अनुच्छेद में प्रत्येक अनुच्छेद से आपसे उस अनुच्छेद के आधार पर आपसे 5-5 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों मुझे अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ना है और उसके 5-5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है डियर, तो चलिए हम शुरू करते हैं बच्चों। आज का ये 5वां अनुच्छेद है। 2 अनुच्छेद का आपका टॉपिक रहेगा। इस कैसे हम अनुच्छेद को सॉल्व करेंगे, कैसे अनुच्छेद को पढ़ेंगे और कैसे वहां से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अगर इस पे हम थोड़ा सा भी ध्यान देके पढ़ने के बच्चों, तो ये मेरा जो हिंदी का 20 क्वेश्चन आता है, इन 20 क्वेश्चन में ये मान चलिए कि आपका 18 क्वेश्चन सही हो जाएगा। हो सकता है कि व्याकरण से 1-2 क्वेश्चन पूछ ले, वहां आप गलती कर बैठे। ठीक है, लेकिन हमारा प्रयास है आपको व्याकरण भी बढ़िया से पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। आप तो यहाँ पे गलती कोई संभावना नहीं बनेगी। चलिए हम इसको पढ़ते बच्चों। क्या है ये? गंगा का नाम भागीरथी भी है। ध्यान दीजिएगा, गंगा का नाम भागीरथी भी है। गंगा को यह नाम क्यों मिला, इसकी भी एक कथा है। अब बच्चों एक कथा है, आप लोग कथा जानते हैं। कथा माने कहानी बना दी गई। ऐसे मौजवानी बैठ करके कोई आप कहानी बना लीजिए, उसका वास्तविकता में तर्क के आधार पे वास्तविक रूप से कोई संबंध उसका सही नहीं होता है। कहानी कहानी होती, कथा कथा होती है। उसको हम विज्ञान और तर्क की कसौटी पर अगर कसेंगे तो वो गलत हो जाएगा। फिर भी इसको एक कहानी के रूप में हमें आपको समझना है। राजा सगर के कुल में कई पीढ़ियों के बाद भागीरथ का जन्म हुआ। भागीरथ जन्म कहाँ हुआ था? राजा सगर के कुल में। उन्हें कपिल मुनि के आश्रम के आसपास अपने पूर्वजों की बिखरी अस्थियों और आश्रम अवृत होने की बात पता चली। तो वे अस्थियों मतलब बच्चों हड्डी। अस्थि माने होता है हड्डी, अस्थियों मतलब कई हड्डियों का समूह। ठीक है, वे अस्थियों के विसर्जन और आश्रम को पवित्र करने का उपाय सोचने लगे कि कैसे यहाँ पे मेरे निवास के आसपास, आश्रम के आसपास ये हड्डियां ढेर सारी पड़ी हैं, इन हड्डियों कैसे निपटारा करें, कैसे ये आश्रम पवित्र होगा। कोई उपाय नजर न आता देख वे राजपाट छोड़कर हिमालय की शरण में चले गए। राजा सगर कहाँ चले गए? भागीरथ कहाँ चले गए? हिमालय की शरण में चले गए, पहाड़ों में चले गए। ठीक है, उन्होंने अपने अथक तप से शिव जी को प्रसन्न किया। ठीक है, किसको प्रसन्न किया? शंकर जी को प्रसन्न किया, शिव जी को प्रसन्न किया और उनके निर्देशानुसार पहाड़ काटते रहे। यह कार्य उन्होंने 20 से 22 वर्ष की आयु में शुरू किया था। अब वे बूढ़े हो चले थे। एक दिन पर्वत में से नदी की एक क्षीण धारा फूट निकली। ये धारा देवगंगा है। ये धारा क्या है? देवगंगा है। और यही स्थान गंगोत्री है। मार्ग में देवगंगा में अनेक छोटी नदियां आ मिली। अब देवगंगा हरिद्वार आई और भागीरथ के बताए रास्ते पर चलती हुई वहां पहुंची, जहां भागीरथ के पूर्वजों की अस्थियां बिखरी थीं। गंगा ने सबको अपनी गोद में समेट कर पवित्र कर दिया। ठीक है, इसको आप लोगों ने पढ़ा, ध्यान से पढ़ा। चलिए ठीक है, अब इस पे जो आपने पढ़ा है इसे अब प्रश्न बनेगा। देखिए इसमें प्रश्न क्या बनने जा रहा है। प्रश्न 1 है, गंगा के बारे में क्या सही नहीं है? स्पष्ट दिख रहा बच्चों? गंगा के बारे में क्या सही नहीं है? जो सही नहीं है उसी को ढूंढना है। तो 4 वाक्य, 4 इसमें ऑप्शन है, तो 3 सही है। गंगा जी के बारे में जो भी बताया गया इसमें से 3 लाइन सही है, 1 लाइन गलत है। उसी गलत को मुझे चुनना है, वही सही नहीं है। पहला है गंगा का नाम भागीरथी भी है, दिया गया ऊपर में, सही है ये। गंगा का स्रोत हरिद्वार में है। गंगोत्री में गंगा का नाम देवगंगा है। गंगा ने भागीरथ के पूर्वजों की अस्थियों को पवित्र कर दिया। ये भी सही हो गया। ठीक है, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। और गंगा का स्रोत क्या कह रहे हैं? गंगा का स्रोत हरिद्वार में है। तो गंगा का स्रोत मेरे प्यारे बच्चों हरिद्वार में नहीं है, गंगोत्री में है। कहाँ है? गंगोत्री में। तो आपका जो
आंसर रहेगा वो रहेगा बच्चों बी वाला। ठीक है, गलत उत्तर ढूंढना है इसमें से जो वाक्य गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। भागीरथ डैश डैश, इसमें क्या भाग जाएगा? छोड़कर हिमालय की शरण में चले गए। क्या छोड़कर? आश्रम छोड़कर, राजपाट छोड़कर, अपना घर छोड़कर, गद्दी छोड़कर। ठीक है, नहीं, आश्रम के पास तो हड्डियां बिखरी पड़ी थी। ठीक है, तो राजपाट छोड़ करके। कोई डाउट है? हम इसको देख सकते हैं जो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, ये देखिए, राजपाट छोड़कर हिमालय की शरण में चले गए। क्या छोड़कर चले गए? राजपाट। इसमें जो लिखा यही से दिखना है। ठीक है, और हड्डियां कहाँ बिखरी थी? आश्रम के आसपास। राजपाट छोड़ के कहाँ चले गए? हिमालय की शरण में चले गए। चलिए बच्चों, चलिए, तो क्या छोड़ के गए बच्चों? राजपाट छोड़ के। ऑप्शन सी आपका सही है। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए, तीसरा प्रश्न है। क्या है तीसरा इस अनुच्छेद का? भागीरथ का जन्म राजा सगर के हुआ था। कहां हुआ था? कुल में हुआ था, आश्रम में, मंदिर में, ससुराल में? कुल में। कुल शब्द आया था ना, राजा सगर के कुल में। ठीक है, कई पीढ़ियों के बाद। तो बच्चों ऑप्शन रहेगा आपका सी, यही सही है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते बच्चों। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पवित्र शब्द का यहां विलोम है। देखिए, पवित्र का विलोम, जैसे अच्छा का बुरा। ठीक है, अच्छा का ऊपर का नीचे। ठीक है, ऐसे भी इसी को जो उल्टा होता है उसको विलोम बोलते हैं। पवित्र का विलोम है गंदा, अपवित्र, साफ, स्वच्छ, अपवित्र। पवित्र का विलोम क्या है? अपवित्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अनुच्छेद में प्रयुक्त अथक का अर्थ है। अथक, बिना थके हुए। कहते ना भैया अथक परिश्रम कर रहे हैं, अथक मेहनत कर रहे हैं, यानी कि बिना थके। थका ला गया तब हम थका, काम करा करा। तो क्या हो जाएगा? थक कर दूर होना, ज्यादा काम करना। इनमें से कोई नहीं बिना थके। तो अथक का मतलब होता है बच्चों बिना थके। ठीक है, चलिए, आपका बच्चों ये अनुच्छेद 5 हो गया। एक अनुच्छेद पे 5 क्वेश्चन है। तो कैसा लगा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? मजा आ रहा है? यस सर। चलिए, तो आज हम इसी के साथ इसी क्लास में एक अनुच्छेद को और हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, देखो बच्चों, आपका आ गया अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 आपके सामने है। बहुत प्यारा सा अनुच्छेद है बच्चों, एकदम जैसे आप दुलारे हैं वैसे आपका अनुच्छेद दुलारा है। ठीक है, आइए प्यार दुलार के साथ में हम इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। मैदान क्या होते हैं? समतल भूमि के, एक तरफ सम हो, समतल भूमि के बहुत बड़े मैदान। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। तो मैदानों की जो माध्य ऊंचाई होती है, ये अलग बात है, कहीं थोड़ा सा नीचा हो जाए, कहीं थोड़ा सा ऊंचा हो जाए, ऊंचाई नीचाई का अलग पैटर्न बन जाए, है ना। लेकिन उसका जो माध्य लिखा जाता है, एवरेज, यानी समुद्र तल से जो मैदानी भाग की एवरेज ऊंचाई है वो 200 मीटर से अधिक नहीं होती है। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित होते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपरदित कर देती है। तो माय डियर, पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बढ़ते हैं, उन्हें अपरदित कर देती है। अपरदित का मतलब होता है, एक शब्द होता है माय डियर अपर्दन। हवा द्वारा, मिट्टी द्वारा, जमीन की जो ऊपरी परत है, मिट्टी है, इसे सॉइल बोलते हैं। ठीक है, इस मिट्टी का कट के बह जाना अपर्दन कहलाता है। ये अपर्दन चाहे हवा द्वारा हो। हवा द्वारा कैसे अपर्दन होता है आप लोगों को पढ़ाया गया था कि देखो जब आंधी चलती है तो गर्दा भी उड़ती है ना। तो बहुत धूल भरी आंधी आ रही है, तो धूल कहाँ से आती है? जो जमीन पे धूल होती है, जमीन की ऊपरी भाग जो होती है धूल,
उसी को आंधी उड़ा ले जाती है। जब पानी बरसता है तो मिट्टी करके बहती है। तो इस प्रकार जो भूमि की ऊपरी सॉइल है, जो मिट्टी है, इसका जो है बरसात के कारण, पानी द्वारा, हवा द्वारा या अन्य किसी चीज के द्वारा, ठीक है, इसका क्या होता है? अपरदन होता है। क्या होता है? अपरदन होता है। देखो क्या आरोप नहीं, चलिए अपरदित कर देती है। वे अपरदित पदार्थों को, यानी जो साथ में बह के जाने वाले पदार्थ, अपने साथ आगे की ओर ले जाती है तथा अपने साथ धोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित करती, वहां ले जाके जमा कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता। अब समझना यह है कि निक्षेप क्या होता है। आप लोग निक्षेपण की क्रिया देखे होंगे, लेकिन आप लोग जानते नहीं। यही है, अभी बरसात चल रही है, जब बरसात होती है तो हम लोग गांव के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? तो हमारे गाँव में क्या होता है, जब पानी बरसत है तो दुआरे की जो मिट्टी होती है वो बहती है कट करके। जहाँ वरौनी चूती है, देखो वहाँ गड्ढा हो जाता है ना, तो गड्ढा वो मिट्टी कट जाती है और पानी के साथ में बहती है। तो घर वाले क्या करते हैं, लेकिन जहाँ माटी बाहर ले जाकर फिर पैदा वगैरह दे देते हैं, कुआं लग देते हैं, बोरा बिछा देते हैं, है ना। जैसे यहाँ मिट्टी पानी बह के आ रही है, ये पैदा रखती है इसे, तो क्या होगा, वहां पे जाएगी तो वहां पे मिट्टी रुकेगी और पानी बह जाएगा। जब बरसात बंद होगी तो आप देखेंगे यहाँ की मिट्टी कट के यहाँ पे जमा होगी। तो जो यहाँ मिट्टी कटी तो यहाँ क्या हुआ, अपरदन हुआ। यहाँ जो मिट्टी कटी यहाँ क्या हुआ, अपरदन हुआ। और जो यहाँ मिट्टी जमी यहाँ क्या हुआ, निक्षेपण हुआ। क्या हुआ, निक्षेपण हुआ। इसी प्रकार से पर्वतों से जो नदियां निकलती हैं, पर्वतों की कंकड़, पत्थर, बालू, मिट्टी सब अपने साथ बहा के लेकर आती हैं और अपने रास्ते में उनको धीरे धीरे, जैसे जैसे नदी का वेग, पानी की धारा की चाल या नदी का वेग डाउन होता है, कम होता है, वैसे वैसे ये पदार्थों को अपने साथ जो बहा के लाते हैं पदार्थ, उनको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार जो मिट्टियां जमा होती हैं नदियों के द्वारा, इसी नदियों के द्वारा जो जमा मिट्टी होती है, इसी से आपका मैदानी भाग बना है। हमारा जो उत्तर का मैदान है, ये गंगा, यमुना, घाघरा, सतलज, जो उत्तर भारत में नदियां हैं, इन्हीं नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बना है। बात क्लियर हो गई? चलिए अब हम इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। अब निक्षेप समझ में आया? जो गाद जमा होती है, जो कचरा जमा होता है मिट्टी का, उसे निक्षेपण कहते हैं। और जहां से मिट्टी कट के बहती है उसे क्या कहते हैं, अपरदन वहां हुआ है। ठीक है, चलिए आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, बहुत मस्त क्वेश्चन है, बस केवल थोड़ा समझने की बात है। माय डियर, मैदानी भाग समुद्र तल से अधिक ऊंचे नहीं होते। 250 मीटर से, 200 मीटर से आगे बढ़ा, कितने से होते हैं? 200। तो माय डियर, ये आपका सामान्य ज्ञान भी बढ़ रहा है ना, कि अब कहा जाए कि समुद्री मैदान, समुद्र जो मैदानी भाग है समुद्र तल से लगभग कितना ऊपर होता है, तो 200 मीटर के नीचे होते हैं। 200 मीटर से ऊपर ये मैदानी भाग नहीं। बात समझ में आ गई? चलिए दूसरा क्वेश्चन, अधिकांश मैदानी भाग बने होते हैं नदियों तथा उनकी सहायक नदियों से, पर्वतों एवं पठारों से, बालू के टिप्पों से और घाटियों से। ठीक है, हाँ बताओ। नो, अधिकांश मैदानी भाग किससे बने होते हैं? हाँ, नदियों और उनकी सहायक नदियों से। तो नदी में पानी बहता है, जो सहायक नदी पानी बहा के ले आती है, उसमें जो अपरदन होके आया रहता है वह निक्षेपित होके मैदान बनाता है। तो इसमें है ऑप्शन ए आपका सही। समझ में आता है नहीं? समझ में आता है? बात समझ में आई कि नहीं आई? कपड़िया में घुस रही नहीं घुस रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन माय डियर, देखिए क्या करा तीसरा क्वेश्चन एकदम जबरदस्त क्वेश्चन। नदियां बहती हैं पर्वत के ढालों पर नीचे की ओर, पर्वत के ढालों पर ऊपर की ओर, झीलों में, घाटियों में ऊपर की ओर।
अच्छा, कभी नदी आपने देखा कि मैदानी भाग से पहाड़ पे नदी चढ़ती है? कभी आपने देखा झील में नदी चलती, झील से पानी निकलता है? तो घाटियों में ऊपर की ओर, पर्वत ढालों पर, पर्वत के ढालों पर नीचे की ओर, उसमें दिखा भी और ये सही है। पर्वत से जो बर्फ जमी होती है, जैसे वहां धूप लगता है तो पर्वतों की बर्फ पिघलती है तो पानी के रूप में झरना बनता है, उसी से आकर के विशाल पानी इकट्ठा होता है, नदी का रूप ले लेती है। आगे बढ़े तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही। आसान है कि कठिन है? आसान है। मजा आ रहा है? यस सर। चलिए इस वजह को दुगना कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के द्वारा। मैदानों का निर्माण से होता है, निक्षेपों से होता है, धाराओं से होता है, दलदलों से होता है, पर्वतों से होता है। नो, हाँ, अभी हमने आपको क्या बताया कि वहां से अपर्दन होता है जो ला करके मिट्टी जमा करती है, इसी से मैदान बनता है। तो वो क्या हुआ? निक्षेपण हुआ, वो निक्षेप से बनती है, तो निक्षेपों से बनती है। क्वेश्चन नंबर 4 का निक्षेप हो जाएगा। ठीक है, जब तक आप अपर्दन और निक्षेपण नहीं समझेंगे तब तक बात समझ में नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा प्रश्न देखिए बेटा, समतल का विलोम। समतल का विलोम क्या हो जाएगा? अवतल, उत्तल, तो लेंस में होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ढालू, ढाल। नो 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 नो, समतल का ढालू हो जाएगा। कहते हैं ढालू है, ढालू कहिए, ढाल कहिए इसको आप। ठीक है, समतल का विलोम ढाल। समतल मतलब एक ऐसे जैसे आपकी फर्श लगी है, ये क्या है? समतल है। ठीक है, और जैसे हम पेन ऐसे रख दिए, पेन क्या है? ढालू में है। ऐसे जो नीचे उतरता है ढाल होता है, ढलान होता है। ढलान आप समझेंगे ना? ढलान पे आप लोग साइकिल ले जाते हैं तो अपने आप भागती है। ओके, क्या हो जाएगा? इस प्रकार बच्चों आपका एक दूसरा अनुच्छेद आज की डेट में, इस वीडियो में आपने 2 अनुच्छेद पढ़ा, दोनों का आप लोगों ने मतलब समझा। तो माय डियर, आप जुड़े रहिए मेरे साथ और लगातार आप इसके जो मैथमेटिक्स क्लास हैं, जो रीजनिंग के क्लास हैं, डे बाय डे इनमें और वृद्धि की जाएगी बच्चों। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि ये चीज उन तक भी पहुंचे और वो भी परीक्षा में उनका सहयोग हो। ओके, थैंक यू।